पीएम मोदी का आज दिल्ली दौरा। द्वारका में पीएम मोदी करेंगे रैली। दिल्ली की 7 सीटों पर 25 मई को वोटिंग। सीएम योगी के आज ताबड़तोड़ दौरे। श्रावस्ती में करेंगे चुनावी जनसभा। पीएम मोदी के साथ रैलियों में होंगे शामिल। पश्चिम बंगाल के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह 3 चुनावी जनसभा करेंगे संबोधित। शाम 4 बजे बांकुरा में करेंगे रैली। राहुल गांधी का आज हरियाणा और चंडीगढ़ का दौरा। हरियाणा में 2 जनसभा और चंडीगढ़ में संविधान सम्मान को करेंगे संबोधित। सांसद ब्रजभूषण पर यौन उत्पीड़न के आरोप तय। पूर्व अध्यक्ष और सह अभियुक्त के खिलाफ चलेगा केस। ब्रजभूषण सिंह बोले, कोई गलती नहीं की तो स्वीकार क्यों करूं। दिल्ली, राजस्थान समेत 5 राज्यों में हीटवेव का अलर्ट। 47 डिग्री के ऊपर जा सकता है तापमान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको बता दें, जहां पर यूपी दौरे पर आज पीएम मोदी 3 चुनावी जनसभाओं को करेंगे संबोधित। जहां उत्तर प्रदेश में 2 और दिल्ली में 1 जनसभा संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। यूपी में बस्ती और श्रावस्ती में करेंगे जनसभा, तो वहीं पश्चिमी दिल्ली के द्वारिका में करेंगे जनसभा। पीएम 3 चुनावी जनसभाओं को करेंगे संबोधित, जहां यूपी में 2 और दिल्ली में 1 जनसभा संबोधित करेंगे। यूपी में बस्ती और श्रावस्ती में जनसभा करेंगे, तो वहीं राजधानी दिल्ली में द्वारिका में जनसभा करेंगे। खबर आपको बता दें, जहां पर यूपी और दिल्ली दौरे पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 चुनावी जनसभाओं को प्रधानमंत्री करेंगे संबोधित। यूपी में 2 और दिल्ली में 1 जनसभा संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। बस्ती और श्रावस्ती में करेंगे जनसभा। 3 चुनावी जनसभाओं को प्रधानमंत्री करेंगे संबोधित। यूपी में 2 और दिल्ली में 1 जनसभा संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। यूपी में बस्ती और श्रावस्ती में करेंगे जनसभा और पश्चिमी दिल्ली के द्वारिका में जनसभा करेंगे। तो 3 चुनावी जनसभाओं को आज प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे, जहां पर उत्तर प्रदेश में 2 जनसभाएं होनी है और दिल्ली में 1 जनसभा संबोधित करेंगे। बस्ती और श्रावस्ती में भी जनसभा करेंगे प्रधानमंत्री। 3 चुनावी जनसभाओं को प्रधानमंत्री करेंगे संबोधित। यूपी में 2 और दिल्ली में 1 चुनावी जनसभा होगी संबोधित। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की बात सामने आ रही है, यूपी और दिल्ली में दौरा करेंगे और जनसभाओं को संबोधित करेंगे, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तर प्रदेश और दिल्ली का चुनावी दौरा है। प्रधानमंत्री आज ताबड़तोड़ चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। सबसे पहले उनका चुनावी दौरा, प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे, फिर देर शाम वो दिल्ली में जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बताता हूं कि आज प्रधानमंत्री बस्ती और श्रावस्ती यानी उत्तर प्रदेश की 2 ऐसी लोकसभा सीट हैं जहां पर चुनाव प्रचार करेंगे। बस्ती में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हरीश द्विवेदी तीसरी बार चुनावी मैदान में, यानी वो 2 बार वहां से भाजपा के प्रत्याशी के तौर पर लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। वहां पर 12:30 पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा प्रत्याशी हरीश द्विवेदी के समर्थन में जनसभा करेंगे। वहीं दूसरी चुनावी जनसभा श्रावस्ती में होगी, इसको 2:30 बजे प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। वहीं आपको बता दें कि तीसरी चुनावी जनसभा दिल्ली में शाम 6 बजे प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। आपको बताता हूं कि जिस प्रकार चुनावी अंतिम क्षणों की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है कि छठे
चरण के वोटिंग के लिए ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों में सबसे टॉप पर शामिल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो ताबड़तोड़ चुनावी जनसभाएं की जा रही, और खासकर जब वो उत्तर प्रदेश के चुनावी दौरे पर पहुंचते हैं तो यहाँ पर शहजादों का नाम नहीं लेना भूलते हैं। यहाँ तक कि शहजादे के तौर पर कांग्रेस के राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का नाम जरूर लेते हैं। हम आपको बिल्कुल। और बता वहीं दें कि जिस अखिलेश जी, प्रकार देखा जाए उत्तर तो जिस प्रदेश के तरीके से चुनावी दौरों राजधानी के दिल्ली दौरान में लगातार आम आदमी पार्टी भी जनसभाएं संबोधित कर रही है, दौरे कर रही है, और वहां पर कांग्रेस के साथ गठबंधन से चुनाव लड़ा जा रहा है, और साथ ही उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ पर भी सपा और कांग्रेस में गठबंधन है, तो क्या बीजेपी के लिए दोनों ही राज्यों में गठबंधन मुश्किलें पैदा कर सकता है? हालांकि 2 ही खाली चरण बाकी है, और पिछले चरणों में अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो बीजेपी की परफॉर्मेंस ठीक ठाक रही है, लेकिन बावजूद इसके आने वाले क्या 2 चरण बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकते हैं? अवंतिका, आपको बता दें कि छठा चरण बेहद कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए, जी। क्योंकि छठे चरण में दिल्ली में मतदान होना है। 25 मई को दिल्ली की सभी 7 सीटों पर वोटिंग होगी, और कह सकते हैं कि जिस प्रकार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी यानी इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में मुकाबला दे रहा है, इससे 25 मई को दिल्ली में होने वाली मतदान यानी छठे चरण का जो मतदान दिल्ली में होगा, वहां आम आदमी पार्टी के तौर पर उसके संयोजक अरविंद केजरीवाल जो करारा हमला भारतीय जनता पार्टी पर बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह पर लगातार वो हमलावर कर रहे हैं, चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं वो दिल्ली में, या फिर रोड शो कर रहे हैं, जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं, उन दोनों में अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी दोनों को भी वो हमलावर रहते हैं और दोनों को चुनावी में घेरने की कोशिश करते हैं। जिस प्रकार दिल्ली का चुनावी माहौल त्रिकोणीय मुकाबले में कह सकते हैं कि एक तरफ कांग्रेस और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी, तीसरी तरफ भाजपा, और अगर देखा जाए गठबंधन के तौर पर तो कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में कड़ी टक्कर, और वहीं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन भी भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर दे रहा। और जो छठे चरण की सीटों पर जो भी मतदान होगा उस मतदान के दौरान इसमें कासा मुकाबला भी देखने को मिलेगा। अवंतिका, बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो बीजेपी के लिए जो आने वाले 2 चरण हैं ये भी जो मुश्किल भरे हैं, आसान होते नहीं दिख रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके लगातार जिस तरीके से प्रचार प्रसार किया जा रहा है बीजेपी की ओर से, कहीं ना कहीं अनुमान लगाया जा सकता है कि वोटिंग प्रतिशत में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। बहुत शुक्रिया आपका, जुड़े रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो प्रधानमंत्री के दिल्ली दौरे के बारे में बता रहे हैं, जहां पर आज पश्चिमी दिल्ली में एक जनसभा संबोधित करेंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी 2 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको बता दें, जहां पर झारखंड के दौरे पर आज प्रियंका गांधी 2 चुनावी जनसभाओं को करेंगी संबोधित। 2 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगी प्रियंका गांधी। दोपहर 12 बजे झारखंड के गोड्डा में करेंगी पहली जनसभा। दोपहर 3 बजे झारखंड के रांची में होगी दूसरी जनसभा। तो झारखंड के दौरे पर आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी 2 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगी प्रियंका गांधी। झारखंड के गोड्डा में पहली जनसभा करेंगी दोपहर 12 बजे, तो वहीं दोपहर 3 बजे दूसरी जनसभा झारखंड की रांची में होगी। झारखंड के दौरे पर आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगी, 2 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करती नजर आएंगी, और साथ ही कांग्रेस के पक्ष में प्रचार प्रसार भी करेंगी। दोपहर 12 बजे पहली जनसभा होगी और दोपहर 3 बजे दूसरी जनसभा संबोधित करेंगी प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी के झारखंड दौरे के बारे में बता रहे हैं, जहां पर प्रियंका गांधी 2 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने पहुंचेंगी।
जहां पहली चुनावी जनसभा दोपहर 12 बजे की जाएगी और दूसरी चुनावी जनसभा दोपहर 3 बजे संबोधित करेंगी। कांग्रेस के पक्ष में प्रचार प्रसार करती दिखेंगी प्रियंका गांधी। बता दें कि लगातार प्रियंका गांधी चुनाव में एक्टिव नजर आ रही हैं, लगातार कांग्रेस के पक्ष में प्रचार प्रसार करती हुई देखी जा रही हैं और बीते दिनों 5वें चरण को लेकर के वो रायबरेली में भी काफ़ी एक्टिव देखी गई और उसके बाद लगातार कांग्रेस के पक्ष में प्रचार प्रसार करती हुई देखी जा रही हैं। कांग्रेस महासचिव उत्तर प्रदेश में भी कई बार चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया है। इस दौरान बीजेपी पर काफ़ी हमलावर भी देखी गई हैं और आज उनका झारखंड दौरा है। झारखंड पहुंचेंगी, 2 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगी। पहली चुनावी जनसभा दोपहर 12 बजे और दूसरी चुनावी जनसभा दोपहर 3 बजे होगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, देखा जाए तो आज प्रियंका गांधी झारखंड दौरे पर है, 2 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने पहुंच रही हैं और कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरीके से लगातार कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर होता दिख रहा है, आज झारखंड में भी कुछ इसी प्रकार का नजारा देखने को मिलेगा। अवंतिका, बिल्कुल आपको बता दें कि झारखंड में कांग्रेस मजबूत हालत में, आप कह सकते हैं कि वहां पर इंडिया गठबंधन काफी मजबूत हालात में बीजेपी को चुनावी टक्कर दे रहा है, क्योंकि बीजेपी की चुनावी जनसभाओं में जिस तरह से भीड़ उमड़ती है उसकी तुलना अगर कांग्रेस की चुनावी जनसभाओं को देखा जाए तो कहीं से भी पीछे नहीं होती हैं। तो कांग्रेस की चुनावी जनसभाओं को आज मद्देनजर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी आज झारखंड के चुनावी दौरे पर है। झारखंड के चुनावी दौरे के दौरान प्रियंका गांधी आज झारखंड में 2 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगी और दोनों चुनावी जनसभाएं आज दोपहर के आसपास होने वाली। आपको बताता हूं कि पहली चुनावी जनसभा प्रियंका गांधी गोंडा जिले की लोकसभा क्षेत्र में 12 बजे संबोधित करेंगी। वहीं रांची लोकसभा क्षेत्र में दूसरी चुनावी जनसभा को करीब 3 बजे के आसपास संबोधित करेंगी। अब अंतिका, आपको बता दें कि झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां पर कांग्रेस गठबंधन की सरकार में है। वहां पर हेमंत सोरेन यानी कह सकते हैं शिबू सोरेन परिवार या फिर कह सकते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगुवाई में कांग्रेस वहां उस सरकार में शामिल है जो सरकार चल रही है। आरजेडी भी वहां पर है। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो झारखंड भी काफी चुनावी टक्कर के माहौल से भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि वहां पर कांग्रेस भी मजबूत हालत में है और भारतीय जनता पार्टी वहां चुनावी टक्कर भी दे रही है। तो प्रियंका गांधी की अगर चुनावी रैलियों चुनावी प्रचार के दौरान के अगर देखा जाए तो उनका सीधा तो तीखा हमला भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर रहता है। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए उन वादों को याद दिलाती है कि भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव प्रचार में उतरती है और उसके स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री जब बड़े बड़े दावे करते हैं और बड़ी बड़ी गारंटी जनता के सामने रखकर वोट मांगते हैं और अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए जनता से अपील करते हैं, लेकिन जब सरकार बनती है और चुनाव जीत जाते हैं तो उनके वादों को वो भूल जाते हैं, ना तो उनको पूरा करते हैं और गारंटियां तो दूर की बात रही। बिल्कुल। तो और वहीं अखिलेश जी, देखा जाए तो प्रधानमंत्री और बीजेपी की ओर से भी कई नेतागण हैं वो झारखंड के दौरे पर देखे गए हैं। इसके बाद कांग्रेस महासचिव पहुंच रही हैं, कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को मजबूती मिलती हुई दिखेगी। लेकिन जैसे कि आपने भी जानकारी दी कि इंडिया गठबंधन झारखंड में मजबूत स्थिति में है, लेकिन अगर लोगों की बात की जाए तो उनका रुख किस ओर देखने को मिल रहा है, क्योंकि बीजेपी भी जोर लगाए हुए है, दूसरी तरफ तमाम विपक्षी पार्टियां जो हैं वो भी लगातार दौरे कर रही हैं, प्रचार प्रसार कर रही हैं। लोगों की बात की जाए तो उनका रुख किस ओर देखने को मिल रहा है? अवंतिका, आपको बता दें कि झारखंड का जो चुनावी माहौल है उसमें भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर इंडिया गठबंधन इसलिए भी दे रहा है क्योंकि झारखंड में गठबंधन की सरकार है। खासकर देखा जाए तो झारखंड मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस 3 पार्टियां मिलकर वहां पर सरकार चला रही और पुलिस प्रशासन से लेकर तमाम जो वहां पर योजनाएं चल रही हैं वो जनता तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस की गठबंधन सरकार वहां पर कर रही है। तो इस लिहाज से देखा जाए कि जहां जिस राज्य में जिस पार्टी की सरकार या जिस गठबंधन की सरकार हुआ करती है उसको वहां फायदा जरूर मिलता है और फायदा इसलिए भी अधिक से अधिक मिलता है क्योंकि वहां पर जो प्रशासनिक अमला होता है या जो योजनाएं चलती हैं उनको पहुंचाने में उस पार्टी को जमीनी हकीकत में बदलने में थोड़ी मदद मिलती है। इसलिए कहा जा सकता है कि जो झारखंड के अंदर चुनावी माहौल है, लोकसभा चुनाव में किस तरह बयार बह रही है, इसमें कहा जा सकता है कि इंडिया गठबंधन किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी से यानी एनडीए से वहां पर कमजोर नहीं है और वहां पर कड़ी टक्कर कांग्रेस दे रही है। तो लोकसभा चुनाव में कितनी सीट कौन जीतेगा और कितने सीटों के साथ कौन किसको पटकनी देगा, लेकिन लोकसभा चुनाव के अंदर ये तय है कि झारखंड के अंदर जब वोटिंग
सारी खत्म होगी, सातों चरणों की वोटिंग के बाद जब 4 जून को वोटों की गिनती होगी, तो गिनती के बाद कितनी सीटें कौन जीतेगा और कौन किसको पटकनी देने में कामयाब रहेगा। लेकिन ये अभी तय है कि यहाँ पर कड़ा मुकाबला है। कांग्रेस यानी राष्ट्रीय जनता दल और शिबू सोरेन का झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी इंडिया गठबंधन किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी से झारखंड में कमजोर नहीं दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका। आप जुड़े रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी झारखंड दौरे पर है। 2 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने पहुंच रही हैं झारखंड। पहली चुनावी जनसभा का आयोजन दोपहर 12 बजे किया जाएगा, तो वहीं दूसरी चुनावी जनसभा का आयोजन दोपहर 3 बजे किया जाएगा। और जिस तरीके से झारखंड में इंडिया गठबंधन की स्थिति मजबूत दिख रही है, कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी के इस दौरे के बाद स्थिति जो है वो और बेहतर देखने को मिलेगी। और झारखंड में कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। देखा जाए तो बीजेपी की ओर से लगातार दौरे भी किए जा रहे हैं, बावजूद इसके इंडिया गठबंधन झारखंड में मजबूत स्थिति में दिख रहा है। तो बैठने से बढ़ते खबरों में आगे, जहां हरियाणा और चंडीगढ़ के दौरे पर राहुल गांधी हरियाणा में 2 चुनावी जनसभा करेंगे संबोधित। चंडीगढ़ में संविधान सम्मेलन करेंगे संबोधित। हरियाणा के चरखी दादरी और सोनीपत में जनसभा करेंगे राहुल गांधी। चंडीगढ़ में संविधान सम्मेलन करेंगे संबोधित। हरियाणा के चरखी दादरी और सोनीपत में करेंगे जनसभा। हरियाणा में 2 चुनावी जनसभा करेंगे संबोधित। चंडीगढ़ में संविधान सम्मेलन को करेंगे संबोधित। हरियाणा के चरखी दादरी और सोनीपत में होगी जनसभा। शाम 4:15 पर चंडीगढ़ में संविधान सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। तो हरियाणा और चंडीगढ़ के दौरे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी हरियाणा में 2 चुनावी जनसभा संबोधित करेंगे। चंडीगढ़ में संविधान सम्मेलन संबोधित करेंगे राहुल गांधी। हरियाणा के चरखी दादरी और सोनीपत में भी करेंगे जनसभा। हरियाणा में 2 चुनावी जनसभा संबोधित करेंगे राहुल गांधी। चंडीगढ़ में संविधान सम्मेलन करेंगे संबोधित। हरियाणा के चरखी दादरी और सोनीपत में होगी जनसभा। शाम 4:15 पर चंडीगढ़ में संविधान सम्मेलन करेंगे। चंडीगढ़ में संविधान सम्मान सम्मेलन संबोधित करेंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। हरियाणा और चंडीगढ़ के दौरे पर राहुल गांधी हरियाणा में 2 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे और वहीं चंडीगढ़ में संविधान सम्मान सम्मेलन संबोधित करेंगे राहुल गांधी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, हरियाणा और चंडीगढ़ के दौरे पर हैं राहुल गांधी, जहां पर हरियाणा में तो 2 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे ही, साथ ही चंडीगढ़ में संविधान सम्मान सम्मेलन की बात सामने आ रही है। आखिर ये संविधान सम्मान सम्मेलन चंडीगढ़ में आयोजित किया जाएगा, तो उसके क्या मायने जो है निकल कर सामने आ रहे हैं? बिल्कुल अवंतिका, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज हरियाणा और चंडीगढ़ के चुनावी दौरे पर हैं। राहुल गांधी हरियाणा में 2 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे और देर शाम यानी शाम को चंडीगढ़ में किसान सम्मान संविधान सम्मान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। हम आपको बताते हैं कि राहुल गांधी चंडीगढ़ में पहली चुनावी जनसभा
12:30 पर चरखी दादरी में संबोधित करेंगे। दूसरी चुनावी सभा करीब 2:10 पर सोनीपत की अनाज मंडी में करेंगे। और इस लिहाज से देखा जाए कि जो तीसरा कार्यक्रम राहुल गांधी का है, चंडीगढ़ में रखा गया है, वो कांग्रेस की तरफ से बेहद अहम कार्यक्रम माना जा रहा है। और राहुल गांधी 4:15 पर चंडीगढ़ में एक संविधान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। आपको बताते हैं कि संविधान सम्मान सम्मेलन इस लोकसभा चुनाव में बेहद अहम क्यों हो जाता है, और फिर कांग्रेस की तरफ आयोजित इस कार्यक्रम में राहुल गांधी उसको संबोधित करें तो बेहद और हो जाता है। सीधी सी बात है कि आपको बताता हूं कि राहुल गांधी की कई चुनावी जनसभाएं आपने देखी होंगी, जनता ने भी देखी होंगी कि जब राहुल गांधी चुनावी जनसभाएं संबोधित करते हैं तो अपने हाथ में एक वो पुस्तक लेकर पहुंचते हैं। और पुस्तक के तौर पर अगर देखा जाए तो वो संविधान की एक छोटी सी बुक अपने हाथ में लेकर जनता को, यानी जो रैली संबोधित करने के दौरान मन से दिखाते हैं। कहते हैं कि ये जो लोकसभा चुनाव 2024 है, दो लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान संविधान को बचाना है। यानी संविधान, अगर आपने भारतीय जनता पार्टी को जिताया और केंद्र में अगर मोदी सरकार बनी तो ये संविधान बदल देंगे, और संविधान बदल देंगे तो आरक्षण भी खत्म कर देंगे। तो राहुल गांधी इन चुनावी जनसभाओं में हर जगह संविधान की बात रखते हैं। संविधान को बदलने से बचाना है तो कांग्रेस यानी इंडिया गठबंधन को वोटिंग करना है। दूसरा कहते हैं अगर आरक्षण को बचाना है, आरक्षण खत्म होने से अगर रोकना है तो कांग्रेस के समर्थन में और भारतीय जनता पार्टी के विरोध यानी एनडीए के विरोध में वोटिंग करनी है। तो इस लिहाज से देखा जाए कि राहुल गांधी अपने जितने भी चुनावी कार्यक्रम करते हैं या जितनी भी चुनावी जनसभाओं को वो संबोधित करते हैं, उन चुनावी जनसभाओं के तौर पर अगर देखा जाए तो राहुल गांधी हर जगह संविधान की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, और कहते हैं कि जब लोकतंत्र में जनता का हक संविधान से मिलता है तो आरक्षण भी संविधान ही देता है। तो राहुल गांधी का सीधा से कहना है कि राहुल गांधी का सीधा से कहना है कि अगर संविधान से छेड़छाड़ की जाएगी, अगर संविधान बदला जाएगा और आरक्षण खत्म हो जाएगा। तो इस लिहाज से देखा जाए तो कांग्रेस का जो आज चंडीगढ़ में कार्यक्रम रखा गया है, संविधान सम्मान सम्मेलन, जिसको राहुल गांधी संबोधित करेंगे, उस कार्यक्रम के लिहाज से राहुल गांधी बीजेपी की सरकार, केंद्र सरकार, मोदी सरकार, या कह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला कर सकते हैं। और संविधान को लेकर जिस तरह से वो पूरे लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार पर हमला करते रहे और हमलावर रहे और खासकर प्रधानमंत्री मोदी को घेरते रहे, तो शायद आज भी वो मौका रहेगा कि संविधान सम्मान सम्मेलन के दौरान राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी को पूरी तरह से घेरते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल। और अखिलेश जी, अगर देखा जाए तो लगातार संविधान के मुद्दे को लेकर के विपक्ष और खास तौर पर कांग्रेस की ओर से बीजेपी पर निशाना साधा जा रहा है, लगातार प्रधानमंत्री को आड़े हाथों लिया जा रहा है और संविधान को लेकर के लगातार हमलावर होते दिख रहे हैं। तो क्या जिस तरीके से ये संविधान सम्मान सम्मेलन का भी कांग्रेस की ओर से आयोजन किया जा रहा है, जिसे राहुल गांधी संबोधित करने पहुंच रहे हैं, तो इससे फायदा मिलता हुआ दिखेगा कांग्रेस को, वोट बैंक में सुधार देखने को मिलेगा? अवंतिका, इस पूरे लोकसभा चुनाव पर अगर एक नजर डाली जाए और उसमें संविधान का जो मुद्दा है उसको बेहद अहम तरीके से देखा जा सकता है, क्योंकि आपको मैं बताता हूं कि लोकसभा चुनाव में लगभग जमीनी हकीकत या कह सकते हैं कि ग्राउंड लेवल तक ये बात भले विपक्षी दल पहुंचाने में उतना कामयाब ना रहे हों, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से लोग जो जनता तक पहुंची है उसमें सीधे तरह से ये माहौल बना हुआ दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर केंद्र में दोबारा बनती है और इनको 400 से ज्यादा अगर सीटें आपने दे दी तो ये संविधान को बदल सकते हैं। तो संविधान के बदलने की जो बयार की माहौल जिस तरह से जनता में ग्राउंड लेवल पर बह रहा है उसका वोटिंग में भी असर देखने को मिलता है। बिल्कुल, लेकिन वही देखा जाए तो बीजेपी भी बचाव करती नजर आ रही है। बीजेपी की ओर से भी यही कहा जा रहा है कि संविधान जो है वो हम नहीं बदल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरीके से संविधान का मुद्दा उठाया जा रहा है विपक्ष की ओर से, तो क्या इससे बीजेपी भी घबराई हुई नजर आ रही है? बिल्कुल, जिस तरह से विपक्ष यानी इंडिया गठबंधन ने संविधान के मुद्दे को लोकसभा चुनाव में उछालने का काम किया और उसे ग्राउंड लेवल तक पहुंचाने में भी काफी अहम भूमिका निभाई, उसको भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल काउंटर अटैक करती है। भारतीय जनता पार्टी की कोई भी स्टारिक प्रचारक हो, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो
चाहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो। बिल्कुल, ये यानी कि सभी देखा बड़े जाए तो नेता जिस हैं। तरीके से संविधान का मुद्दा लेकर विपक्ष घेर रहा है, बीजेपी भी अपना बचाव करती हुई नजर आ रही है। अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको बताते हैं जहां पर पश्चिम बंगाल के दौरे पर आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 चुनावी जनसभा और एक रोड शो करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री 3 चुनावी जनसभा और एक रोड शो करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री पश्चिम बंगाल के कांथी देवरा पुरलिया में करेंगे जनसभा। शाम 4 बजे अमित शाह बांकुरा में करेंगे रोड शो। पश्चिम बंगाल के दौरे पर आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 चुनावी जनसभा और एक रोड शो करेंगे संबोधित। पश्चिम बंगाल के कांथी देवरा पुरलिया में करेंगे जनसभा। शाम 4 बजे अमित शाह बांकुरा में करेंगे रोड शो। पश्चिम बंगाल के दौरे पर आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं आज केंद्रीय गृह मंत्री, और देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से टीएमसी का दबदबा रहा है और वहीं एक और बीजेपी भी लगातार दौरे पर दिख रही है, तो पश्चिम बंगाल के अगर चुनावी समीकरण की बात की जाए तो बीजेपी के लिए चुनावी समीकरण कैसा देखने को मिल रहा है? बिल्कुल अवंतिका, आपको बता दें कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी यानी उनकी पार्टी टीएमसी को चुनावी टक्कर देने में लगी हुई है, क्योंकि वहां पर लेफ्ट का असर कम हो रहा है। कांग्रेस भी वहां पर उतनी मजबूत नहीं है जितनी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी टीएमसी के साथ चुनाव लड़ रही है, क्योंकि वहां से टीएमसी और कांग्रेस का गठबंधन भी नहीं हुआ है और ना तो लेफ्ट के साथ किसी का गठबंधन है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो पश्चिम बंगाल का चुनाव भारतीय जनता पार्टी बेहद सीरियस यानी अहम लेकर चल रही है, क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी अपनी सीट और अपना वोट परसेंटेज बढ़ाने में लगातार लगी हुई है और उसको काफी हद तक कामयाबी भी मिली हुई। लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को भी कमजोर नहीं आंका जाना चाहिए, क्योंकि ममता बनर्जी भले चुनावी प्रचार में कम दिखती हो और भारतीय जनता पार्टी को चुनावी टक्कर देने में भले पीछे रह जाती हो, लेकिन जब वोटों की गिनती होती है और वो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब हो जाती है, जिस प्रकार पिछले विधानसभा चुनाव में देखने को मिला था, क्योंकि उस समय किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर कामयाब नहीं होगी, चुनाव नहीं जीतेगी और अधिक से अधिक सीटें जीतने में कामयाब नहीं हो पाएगी। लेकिन जब चुनाव परिणाम आए तो ममता बनर्जी ने बाजी पलट कर रख दी थी और वहां पर अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब रही थी। तो इस लिहाज से देखा जाए कि पश्चिम बंगाल को जो चुनावी समीकरण है उसमें आज अमित शाह अपने चुनावी दौरे पर पहुंच रहे हैं और वहां पर वो ताबड़तोड़ चुनावी जनसभाएं और रोड शो कर रहे हैं। आपको बता जी, दें कि इस लिहाज से अगर अमित शाह के पश्चिम बंगाल के चुनावी दौरों को देखा जाए तो 11 बजे वो पश्चिम बंगाल के कांथी के इताबेरिया में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं दूसरी चुनावी जनसभा करीब 12:30 बजे बंगाल के घटाल इलाके में करेंगे और तीसरी चुनावी जनसभा पुरुलिया के संथाली बिरसा ग्राउंड पर करेंगे। और चौथा जो कार्यक्रम अमित शाह का पश्चिम बंगाल में चुनावी रखा गया है जी। उसमें और बांकुड़ा जिले में वो आज एक रोड शो करेंगे। इस लिहाज से देखा जाए कि अमित शाह पश्चिम बंगाल में ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार अभियान पर उतरे हुए हैं और इस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती कि वो टीएमसी यानी ममता बनर्जी की पार्टी को कड़ी टक्कर देते हुए पिछले लोकसभा चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी ने सीटें जीती थी उनसे अधिक सीटें जीते और जो वोट परसेंटेज लगातार भारतीय जनता पार्टी का पश्चिम बंगाल में बढ़ रहा है उसको और बढ़ाएं। तो इस बिल्कुल। लिहाज से जी, लोकसभा चुनाव में भारतीय जी बिल्कुल। और वहीं अखिलेश जी, देखिए देखा जाए तो अमूमन टीएमसी के अगर मुद्दों की बात की जाए तो टीएमसी और ख़ास तौर पर ममता बनर्जी की ओर से सीएए का जो मुद्दा है वो काफ़ी ज़ोरों शोरों के साथ उठाया जा रहा है। उनका कहना है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो सीएए जो है वो लागू नहीं होने देंगी। तो वहीं बीजेपी की ओर से अगर कोई भी केंद्रीय नेता जो है वो पहुंच रहा है, खास तौर पर अगर केंद्रीय गृह मंत्री पहुंच रहे हैं, तो वो सीएए को लेकर स्थिति स्पष्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर इसकी बात की जाए तो अमूमन अगर बंगाल के लोगों की बात की जाए तो वो भी सीएए को लेकर कहीं ना कहीं गलतफहमी में है, कहीं कहीं पे डरे हुए भी हैं। तो क्या लगता है कि सीएए बीजेपी का चुनावी समीकरण पश्चिम बंगाल में बिगाड़ सकता है?
बिल्कुल। आपको बताता हूं अवंतिका कि जब भी लोकसभा चुनाव के प्रचार में भारतीय जनता पार्टी का कोई भी स्टार प्रचारक उतरता हो, जी। चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएए को लेकर लगातार अपनी चुनावी जनसभाओं में करते हैं और खासकर पश्चिम बंगाल में या फिर वो नॉर्थ ईस्ट के दौरे पर जाते हैं तो वहां पर इन बातों को जरूर सामने रखते हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के चुनावी दौरा जब भारतीय जनता पार्टी कोई स्टार प्रचारक करता है तो वहां पर खासकर बंगाल के घुसपैठियों का जिक्र जरूर करता है। और जब बंगाल के घुसपैठियों का जिक्र होता है तो वहां पर सीएए कानून की बात जरूर होती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो भी बड़े नेता स्टार प्रचारक है वो कहते हैं कि बंगाल के घुसपैठिए पश्चिम बंगाल में इतनी ज्यादा में आ गए और वहां पर जो वहां की प्रदेश सरकार है, टीएमसी सरकार, ममता बनर्जी सरकार, उनको वो स्थानीय नागरिकता या कह सकते हैं कि वो स्थानीय वोटर के तौर पर उनको दर्ज करके वो अपना वोटर बनाती है। इसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता लगातार विरोध दर्ज कराते रहे हैं। लेकिन इसके अलावा जो सीएए का मुद्दा है उसको लेकर भी वोटिंग पश्चिम बंगाल में जबरदस्त होती है, क्योंकि टीएमसी यानी ममता बनर्जी की तरफ से लगातार ये चुनावी कार्यक्रमों में पक्ष रखा जा रहा है कि अगर केंद्र में उनकी सरकार बनती है तो सीएए कानून को वो लागू नहीं होने देंगे। और वही भारतीय जनता पार्टी के जब बड़े नेता चुनावी कार्यक्रम करने पश्चिम बंगाल पहुंचते हैं तो वो जरूर कहते हैं कि बंगाल से आए हुए या दूसरे देशों से आए हुए घुसपैठिए जो भी पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं उनको बाहर लगा लेंगे और सीए कानून के तहत सबको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। तो इस लिहाज से पश्चिम बंगाल में चुनावी मोड बेहद अहम देखने को मिल रहा है, चाहे जी। वो टीएमसी की तरफ से हो चाहे वो बीजेपी की तरफ से हो। और सीए का मुद्दा है वो भी बड़ा सामने जोर जोर से जी। उठाया जा रहा है। उसका बिल्कुल, यानी कारण कि यही है सीएए का कि मुद्दा जो है घुसपैठियों वो और गरमाता हुआ भी नज़र आ रहा है और इसको लेकर के कहीं न कहीं टीएमसी जो है उसको भी ये चुनावी मुद्दा बनाए हुए है, जिस पर कहीं न कहीं बीजेपी भी की ओर से अगर जनसभाएं की जाती हैं तो इस पर स्थिति जो है वो स्पष्ट की जाती है। बहुत शुक्रिया अखिलेश जी, आप जुड़े रहिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि आज केंद्रीय गृह मंत्री के चुनावी दौरे के बारे में, जहां पर पश्चिम बंगाल के चुनावी दौरे पर है आज केंद्रीय गृह मंत्री। और आज पश्चिम बंगाल में है केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा और खबरें भी और भी हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको बता दें, जहां पर पश्चिम बंगाल के दौरे पर आज बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 3 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। जेपी नड्डा नॉर्थ 24 परगना के हावड़ा में करेंगे पहली जनसभा। कोलकाता उत्तर और दक्षिण में करेंगे 2 जनसभा। पश्चिम बंगाल के दौरे पर आज बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 3 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष कोलकाता उत्तर और दक्षिण में करेंगे जनसभा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जी जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, देखा जाए तो एक और पश्चिम बंगाल में आज केंद्रीय गृह मंत्री पहुंच रहे हैं, तो वहीं पश्चिम बंगाल आज बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज जो है अगर पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो वहां पर चुनावी सरगर्मियां जो है वो जोरों पर देखने को मिलेंगी। बिल्कुल अवंतिका, बता दें पश्चिमी बंगाल में आज चुनावी पारा काफी गर्म रहने वाला है। जी। और वैसे भी मौसम बेहद गर्म चल रहा है तो उसमें भी चुनावी तड़का जब लग जाता है तो और माहौल गर्म हो जाता है। आज भारतीय जनता पार्टी के 2 बड़े स्टार प्रचारक, केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और भारतीय जनता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, यानी 2 लोग चुनावी दौरे पर वहां पर हैं। और बड़े स्टार प्रचारकों की वजह से आज भारतीय जनता पार्टी का भी वोल्टेज काफी हाई रहने वाला है और जो चुनावी पारा होगा वो भी काफी गर्म रहेगा। हम आपको बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पश्चिम बंगाल में 3 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पहली चुनावी जनसभा नॉर्थ परगना के हावड़ा में 12:50 पर होगी। वहीं दूसरी चुनावी जनसभा कोलकाता उत्तर में 3 बजे और तीसरी चुनावी जनसभा कोलकाता दक्षिण में 4 बजे होगी। इस लिहाज से देखा जाए कि जेपी नड्डा आज 3 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करें, खासकर उसमें 2 कोलकाता में होगी और एक नॉर्थ 24 परगना में होगी। इस लिहाज से पश्चिम बंगाल में आज
जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी यानी उनकी पार्टी टीएमसी को कड़ा चुनावी मुकाबला दे रही है और लगातार भारतीय जनता पार्टी के चुनावी कार्यक्रम जब रखे जा रहे हैं, रोड शो हो रहे हैं, रैलियां हो रही हैं, उससे भी भारतीय जनता पार्टी वहां की जनता पर मोदी सरकार की गारंटी, मोदी सरकार के वादे और उनको जो पूरे किए गए हैं और 24 के बाद अगर केंद्र में भाजपा की सरकार बनती है तो उन वादों को यानी मोदी की गारंटियों को कैसे पूरा किया जाएगा और कैसे उन्होंने अब तक पूरा किया, इन तमाम चीजों को रखकर रैलियों में जनता से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के लिए वोट मांगते हैं और समर्थन मांगते हैं। फिलहाल चुनावी टक्कर टीएमसी और बीजेपी के बीच कड़ी है और जिस लिहाज से दोनों पार्टियां एक दूसरे को कड़ा चुनावी मुकाबला देते हुए अपने पाले में जनता का वोट खींचने की कोशिश कर रही हैं, उन सभी मद्देनजर देखा जाए तो किसी भी लिहाज से टीएमसी और बीजेपी के चुनाव को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। और जिस प्रकार का चुनाव पश्चिम बंगाल में देखा जा रहा है, हर चुनाव के मतदान के दौरान अब तक जो 5 चरण के चुनाव हुए हैं, उन चुनावी मतदानों के दौरान हर जगह कोई न कोई झड़प होती है, मारपीट होता है, लड़ाई झगड़ा होता है और प्रशासनिक अमले का भी दखल देखने को जो वहां पर मिलता है, उस लिहाज से पश्चिम बंगाल का चुनाव छठे चरण में बेहद अहम रहेगा और भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक जिस प्रकार एक के बाद एक ताबड़तोड़ चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी के भी चुनावी कड़ी टक्कर के तौर पर टीएमसी की मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। बहुत शुक्रिया आपका ज़्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें कि आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 3 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में यूपी पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया है। आपको बता दें कि देवरिया जिले के बरहज थाने के सतराफ चौकी के दबंग दरोगा वीरेंद्र कुशवाहा ने एक युवक को मामूली विवाद में बीच चौराहे पर जमकर पीटा, जिससे उसकी हालत नाजुक हो गई। आनन फानन में गंभीर रूप से घायल युवक को स्थानीय लोगों के सहयोग से नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने हालत नाजुक देखकर देवरिया मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मृतक दद्दन यादव गांव के पूर्व प्रधान के लड़के के साथ रहता था, जिसका दबंग दरोगा वीरेंद्र कुशवाहा के साथ आपसी विवाद था। खुन्नस खाए दबंग दरोगा से अचानक युवक को सतराफ चौराहे पर अकेले मिल गया, जिसको सनकी दरोगा ने जमकर बीच चौराहे पर दौड़ा दौड़ाकर पीट दिया। ये देवरिया जनपद में बरहज थाना क्षेत्र के अंतर्गत सतराव ग्राम का मामला है, जहां एक व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 30 वर्ष है, दद्दन नामक व्यक्ति की जिला अस्पताल में मृत्यु हुई है। परिजनों का आरोप है कि एक सब इंस्पेक्टर द्वारा इसके साथ मारपीट की गई थी, जिसकी वजह से इसकी मृत्यु हुई है। इस संबंध में परिजनों द्वारा जो तहरीर दी जा रही है, उसके आधार पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ देवरिया से संवाददाता रामाश्रय जुड़े हुए हैं। रामाश्रय त्रिपाठी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। रामाश्रय, देखा जाए तो सामने आ रही है बात कि पुलिस ने मामूली विवाद के चलते बीच चौराहे पर युवक को पीटा, और साथ ही देखा जाए तो जानकारी ये भी है कि दरोगा फरार चल रहा था। अभी तक फिलहाल क्या अपडेट सामने आ पा रहा है? जी, आपको बता दें ये सनकी जो दरोगा है वीरेंद्र कुशवाहा चौकी इंचार्ज है, अभी बाहर है। पुलिस ने पुलिस टीम लगा दी है, टीम गठित कर दी है। जल्द ही पुलिस गिरफ्त में सनकी दरोगा होगा। जी बिल्कुल, और साथ ही देखा जाए तो एसपी की ओर से भी सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। टीमें गठित कर दी गई हैं जो कि फरार दरोगा को खोजने का प्रयास कर रही हैं। और युवक की जिस तरीके से मौत हुई है उसके बाद परिजनों का क्या कुछ कहना है? जी, परिजन जैसे ही मृत्यु की घटना जानकारी मिली है, वही परिजन हताश और निराश हो गए हैं और परिजन कह रहे हैं कि खून के बदले खून ही हम लेंगे, तब जाके हम मामले को शांत करेंगे। जी बिल्कुल, और वही रामाश्रय, देखा जाए तो जिस तरीके से ये हादसा हुआ है और यहाँ पर उसके बाद हादसे के बाद से दरोगा जो है वो फरार चल रहा है। जानकारी ये सामने आ रही है कि पूर्व प्रधान के बेटे के साथ जो युवक है उसकी दोस्ती थी, जिसके चलते वो खुन्नस निकालने के लिए ऐसा दरोगा के द्वारा किया गया है। तो क्या अभी तक पूर्व प्रधान के बेटे से क्या कुछ वाद विवाद था दरोगा का, ये सामने आ पाया है?
अगर मैं आपको बता दें, अभी इस तरह की बात सामने नहीं आई है, अभी खुल के सामने नहीं आया, लेकिन ये ग्रामीणों का यही कहना था कि पूर्व प्रधान के बेटे से इनका जो सनकी दरोगा है, ये इनका जो है कुछ दिन पहले विवाद हुआ था किसी बात को लेकर। उस बात के साथ ये दद्दन यादव जो मृतक है उसके साथ पूर्व प्रधान के बेटे के साथ ये रहते थे। जैसे ही इनको जानकारी मिली तो ये चौराहे पे ये अपना चेकिंग कर, जैसे ही को सामने दिखाई दिया, दद्दन ने जो है ये दरोगा अपना खुन्नस निकालते हुए सुजम को बीच चौराहे पे पीटा। जैसे इसकी हालत गंभीर हो गई, ग्रामीणों ने इनको जो है सीएससी पहुंचाया, वहां से जो है डॉक्टर ने ये रेफर कर दिया देवरिया मेडिकल कॉलेज के लिए। वहां इलाज के दौरान इसकी मृत्यु हो गई। परिजनों का रो कर यहाँ पे बुरा हाल हो रहा है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अधिक जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि देवरिया से पूरा मामला सामने आ रहा है, जहां पर एक सनकी दरोगा ने बीच चौराहे पर युवक को पीटा और पीटने से युवक की हालत गंभीर हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से युवक को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उसकी मौत हो गई है। परिजन इंसाफ की मांग कर रहे हैं, तो वहीं एसपी की ओर से भी सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। दरोगा फिलहाल फरार चल रहा है। एसपी ने निर्देश दे करके टीमों का गठन करवाया है और वो टीमें दरोगा को ढूंढने का प्रयास कर रही हैं। और यहाँ रुकेंगे एक और छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सब बनेंगे फॉलोवर्स, सब बनेंगे फैन। राजश्री इलायची, टशन का जश्न। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर आपको बता दें, जहां पर जयराम रमेश का लोकसभा चुनाव पर बड़ा दावा, कहा कि 4 जून हमारे लिए 2004 जैसा मौका लाएगा। जयराम रमेश ने कहा कि 4 जून हमारे लिए 2004 जैसा मौका लाएगा। 2004 में बीजेपी की शाइनिंग इंडिया का चल रहा था प्रचार। 2004 में कांग्रेस की अगुवाई में बनी थी केंद्र सरकार। भाजपा को लोकसभा चुनाव 2004 में मिली थी करारी हार। 2004 में कांग्रेस की अगुवाई में बनी थी केंद्र सरकार। भाजपा को लोकसभा चुनाव 2004 में मिली थी हार। जयराम रमेश का लोकसभा चुनाव पर बड़ा दावा। आप नेता आतिशी का दावा। आप नेता आतिशी ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो अफसर जेल जाएंगे। आप नेता आतिशी ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो अफसर जेल जाएंगे। बीजेपी नेता ईडी और सीबीआई के अफसर जाएंगे जेल। आप नेता आतिशी का दावा। आप नेता आतिशी ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो अफसर जेल जाएंगे। बीजेपी नेता ईडी और सीबीआई के अफसर जेल जाएंगे। तो आप नेता आतिशी का बड़ा दावा। बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी का बड़ा बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो बीजेपी कई अफसर, बीजेपी नेता जेल जाएंगे।
बढ़ते हैं खबरों में आगे, जहां पर राधा मोहन दास अग्रवाल का प्रयागराज दौरा। बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री राधा मोहन दास अग्रवाल प्रयागराज के दौरे पर हैं। राधा मोहन दास करेंगे जनसंपर्क। बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री हैं राधा मोहन दास। प्रयागराज में राधा मोहन दास करेंगे जनसंपर्क। बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री हैं राधा मोहन दास। खबर आपको बता दें, जहां पर राधा मोहन दास अग्रवाल का प्रयागराज दौरा। बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री हैं राधा मोहन दास। प्रयागराज में राधा मोहन दास करेंगे जनसंपर्क। बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री हैं राधा मोहन दास। दो जिलों के दौरे पर आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य श्रावस्ती और प्रयागराज में भरेंगे चुनावी हुंकार। दो जिलों के दौरे पर आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य श्रावस्ती और प्रयागराज में भरेंगे चुनावी हुंकार। पीएम मोदी की जनसभा में होंगे सम्मिलित। प्रयागराज में जनसभा संबोधित करेंगे। श्रावस्ती और प्रयागराज में भरेंगे चुनावी हुंकार। प्रयागराज में जनसभा संबोधित करेंगे डिप्टी सीएम। प्रयागराज में फूलपुर की जनसभा को करेंगे संबोधित। खबर बुलंदशहर से, जहां पर कटीले तार की चपेट में आने से महिला की हुई मौत। आवारा गौवंश से फसल को बचाने के लिए लगाए गए तार। किसान ने खेत के चारों तरफ तारों में छोड़ रखा था करंट। सावित्री देवी खेत में इकट्ठा कर रही थी सिंचाई का पाइप। सावित्री देवी खेत में इकट्ठा कर रही थी सिंचाई का पाइप। पाइप को इकट्ठा करते समय तार में फंसने से हुई मौत। पुलिस ने महिला का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। खबर औरैया से, जहां पर सपा पूर्व पदाधिकारी जयकेश यादव बना फर्जी दरोगा। दरोगा की वर्दी में रील बनाकर की वायरल। दरोगा की वर्दी में रील बनाकर की वायरल। कनपट्टी पर कट्टा लगाकर रील बनाकर की वायरल। दिव्यापुर का रहने वाला बताया जा रहा है जयकेश। दिव्यापुर का रहने वाला बताया जा रहा है जयकेश। जनपद में रील बनी चर्चा का विषय। सरकारी वर्दी का दुरुपयोग कर बना रहा वीडियो। खबर कुशीनगर से आपको बताते हैं, जहां पर हाई वोल्टेज करंट आने से लाइनमैन की हुई मौत। कुशीनगर से खबर, हाई वोल्टेज करंट आने से लाइनमैन की हुई मौत। जिम्मेदारों की लापरवाही से संविदा लाइनमैन की हुई मौत। 11,000 सप्लाई में फॉल्ट को सही करते समय हुआ हादसा। अचानक बिजली सप्लाई चालू होने से हुआ हादसा। बिना सेफ्टी किट के ही कार्य करने के दौरान हुआ हादसा। एसएसएम इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की मनमानी की भेंट चढ़ा संविदा कर्मी। कंपनी में बिना सेफ्टी किट के कराया जा रहा कार्य। और देश की बात में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों